गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सभी। जब तक हम किसी काम को शुरू नहीं करते वो हमें नामुमकिन ही लगता है। ऐसा होता ही है ना। आइए इस नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। आप एक ऐसे विषय से जुड़ने जा रहे हो, उस विषय में महारती हासिल करने जा रहे हो जो हमें आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत ही मुश्किल विषय लगता है, पर बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है। जब उसकी आप अंदर तह में घुसने की कोशिश करोगे, उसको अंदर से समझने की कोशिश करोगे, उसको झकझोर दोगे, तो आपके अंदर जोश और जुनून भर जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। और उस जोश और जुनून के साथ उस विषय में आप आगे बढ़ोगे और आपके सफलता में 4 चांद लगने वाले हैं। यदि आप सफल नहीं हो तो मेरा वादा है ये हो ही नहीं सकता। आप डेफिनेटली सफल होगे। आप सिर्फ जुड़े रहिए, आप अपना कीमती समय मेरे को देते रहिए। आपको शानदार शानदार जानदार जानदार आपको मैं वीडियोस उपलब्ध कराऊंगा, बस आप जुड़ते रहिए। आपके लिए मैं आज लेके आया हूं, आज फिजिक्स क्या है, यह विषय क्या है, इसके बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे और उसके बारे में डिटेल से पहचानने की कोशिश करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का परिचय क्या है। सबसे पहले मैं आपको मेरा परिचय देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स क्या है, इसके मैंने कुछ समराइज पार्ट में आपके समक्ष लेके आया हूं। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स समझने से पहले बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि साइंस क्या है। फिजिक्स से पहले क्या मालूम होना चाहिए अपने को, साइंस क्या है। तो साइंस डेफिनेटली आप सभी जानते हो, साइंस एक साइंटिया वर्ड से मिलकर बना है। साइंस किससे मिलकर बना है दोस्तों, साइंटिया। और साइंटिया का अर्थ है ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान का विस्तार करना। और इसको यदि इंग्लिश में प्रॉपर डेफिनेशन में बोला जाए दोस्तों, तो सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। यानी विज्ञान के अंदर हम इस प्रकृति को, इस नेचर को सिस्टेमेटिकली स्टडी करना चाहते हैं। अब ये सिस्टेमेटिक क्या बला है दोस्तों। मम्मी आपको कहती है कि बेटा अपने बैग को व्यवस्थित रख दो, व्यवस्थित सिस्टेमेटिक। आप जिस अलमीरा में उसकी जगह है वहां पर रख दो। अपने कपड़े उतार कर, आप स्कूल से आए हो, कपड़े चेंज करके आप घर के कपड़े पहनते हो, तो स्कूल की जो यूनिफॉर्म है उसको आप व्यवस्थित करके एक अलमीरा के अंदर रख दो। आप खाना खाकर प्लेट को वॉश बेसिन में रख दो। आप खाना खाते हो तो उस टाइम पर आप नीचे बैठ कर खाते हो, व्यवस्थित तरीके से खाते हो। ऐसे थोड़ी कि पैर ऊपर कर लिया, हाथ ऐसे कर लिया और ऐसे टेढ़े मेढ़े बैठ के खाना खाते हो। खाते हो क्या आप में से कोई? खाते हो तो आप साइंस के विद्यार्थी नहीं हो। साइंस का विद्यार्थी हर काम तरीके से करता है, सलीके से करता है, सिस्टमेटिक ढंग से करता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही कहती है मित्रों। तो साइंस के अंदर एक ब्रांच आती है सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच, जिसका नाम है फिजिक्स। फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? फिजिक्स में हम नेचर के उन फिनोमिनाज को स्टडी करते हैं जो ऑब्जर्व होते हैं, जिनको हम देख पाते हैं, जिनको हम महसूस कर पाते हैं। उन फिनोमिनाज को हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो आइए देखते हैं वो फिनोमिनाज कौन कौन से हैं। देखो बेटे, दी विंड्स, हवा से संबंधित जितने भी फिनोमिना होते हैं, यानी गर्मी होती है, सर्दी होती है, तो गर्मी के दिनों में लू चलती है, सर्दी के दिनों में ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। तो कहने का मतलब ये हवा से संबंधित जो फिनोमिना है, यानी प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो कुछ भी हो रहा है, these phenomena occurs in the physics. The cells, मिट्टी जो होती है, मिट्टी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। आपने देखा होगा कहीं काली मिट्टी है, कहीं भुरभुरी मिट्टी है, भूरी मिट्टी है। उसके जो पार्टिकल की साइज है वो अलग अलग होने के कारण उसकी जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। वहां क्रॉप्स भी अलग अलग टाइप के ग्रो किया जा सकते हैं, या आप कह सकते हो कि वहां पर गर्मी और ठंड जो है उसका भी उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वातावरण में बहुत सारे चेंजेस उसकी वजह से आते हैं। तो वो सेंस या स्टोन्स की बात कर लो आप, पत्थर जो ज्वालामुखी होता है, अर्थक्वेक होता है, वो सारे सारे जो चेंजेस है वो सारे के सारे यहाँ इसके अंदर ही आते हैं। दी वाटर्स, आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पर आप वीडियो शॉर्ट्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते देखते आपके सामने ये जरूर वीडियो आया होगा कि 2 नदी आ रही है, उनका संगम हो रहा है। एक नदी का रंग
दूसरा है, एक नदी का रंग उससे डिफरेंट है। जब दोनों मिलती है तो वो ऐसे लगता है जैसे दो रंग एक साथ फ्लो हो रहे, ये अलग रंग ये अलग रंग, दोनों एक साथ मिलकर फिर बाद में फ्लो हो रहा। तो ये चेंजेस क्यों आ रहा है? पानी तो पानी है, पानी का कोई कलर थोड़ी, पर पानी जैसे मिक्स हुआ तो आपको ऐसे ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि एक पानी का रंग अलग है, एक पानी का रंग अलग है, यानी दोनों नदियों का रंग अलग अलग। ऐसा क्यों है? फिर जैसे आगे मिक्स हो जाती है तो उसके बाद में उनका कलर सेम हो जाता है। विद जहां पर संगम होता है वहां पर ऐसा आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। तो ये वाटर्स, और वाटर्स में भी विशेषकर आपने देखा होगा जब क्लाउड्स बनते हैं, वाटर वेपरेट होता है, वेपरेट होकर क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से फिर बारिश होती है। तो ये सारा सारा फिनोमिना, जितने भी फिनोमिना इससे संबंधित घटित होते हैं वो सारे के सारे किस में स्टडी करेंगे दोस्तों? फिजिक्स में करेंगे प्यारे मित्रों। फिजिक्स में आगे क्या? प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आप सभी जानते हो, एक प्लैनेट पे तो हम सभी रहते हैं, बाकी और भी प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और इसके बारे में डीप में जाओ तो मजा ही आ जाएगा। आप ये भूल जाओ कि हम भी धरती पर है, हम भी उस चींटी से भी बहुत सूक्ष्म है, हमारा भी बहुत नाम मात्र का अस्तित्व है दोस्तों। गुरूर किस बात का, घमंड किस बात का, जस्ट एंजॉय करो जिंदगी को, क्योंकि हम बहुत ही छोटे हैं, सूक्ष्म है। जब प्लैनेट्स की स्टडी करेंगे तो आपको मैं बहुत मजे से बताऊंगा, बहुत डीपली बताऊंगा कि वाह आप तो कुछ भी नहीं है, बस एंजॉय करिए, इस जिंदगी को जिए। आगे दी रेनबोज, आपने देखा होगा रेनबो किस प्रकार बनती है। बारिश का टाइम होता है, छोटी छोटी बारिश की नन्ही नन्ही बूंदे आती है, सुहावनी बूंदे आती है, आपको दिल करता है कि आप भी बाहर घूमें और नहाए, बारिश के अंदर एंजॉय करें। उसी टाइम पर आपको एक तरफ या तो ईस्ट या वेस्ट, वो डिपेंड करता है मॉर्निंग या इवनिंग, आपको रेनबो दिखाई देती है। अब रेनबो के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पर ये सारी की सारी ये रेनबो इतनी शानदार ज्यामिति बनती कैसे है, ऐसा क्या होता है, ये फिनोमेना घटित होता कैसे है? क्या हमेशा दिखाई देता है? हमेशा तो दिखाई नहीं देता। तो कोई एक विशेष सिचुएशन होती होगी, ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन होती है तभी दिखाई देता है। तो ये सारा का सारा हम किस में पढ़ेंगे दोस्तों? फिजिक्स के अंदर ये स्टडी आती है। तो ये सारी स्टडीज हम, इट मींस जो भी ऑब्जर्व फिजिकल क्वांटिटी है, जो हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, जो हमारे सामने घटित होती है, हिटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा कि कोई जैसे मम्मी जब रोटी बनाती है, चपाती बनाती है, तो आप तवे पे हाथ लगा सकते हो क्या? नहीं। गरम गरम चपाती को हाथ लगा सकते हो क्या? नहीं। ऐसा क्यों? जब वही ठंडी हो जाती है, आप आराम से पेट के अंदर जाती है वो सारी सारी चीजें, पर कुछ समय बाद में वही ऑब्जेक्ट आपके लिए वो फूड का काम करता है, पर कुछ समय पहले आपके लिए वो खतरे का काम करता है। उसको हाथ छू नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों है? और आपने उस खाने को पकाया, पकाया मीन्स उसको हीट किया। हीट क्यों किया? वो नॉर्मली वैसे वैसे खा सकते थे आप, गेहूं को सीधा चबा जाओ, क्या फर्क पड़ता है? वो भी तो खाना ही है, वही तो भोजन है। पर उसमें अंतर क्या हुआ? जैसे आपने उसको गर्म किया, गर्म करते ऐसा क्या प्रोसीजर हुआ कि वो आपके लिए फायदेमंद हो गया, और उससे पहले वो आपके लिए नुकसानदायक था। आप गेहूं चबा के देखना, बहुत सारे गेहूं चबा लो, आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो ऐसा क्या होता है? ये सारे के सारे हम हीटिंग ऑब्जेक्ट्स, कूलिंग ऑब्जेक्ट्स। अब गर्मी का समय है, गर्मी के समय में आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, बहुत सारी चीजें पीते हो, जूस पीते हो, घर पे बना के पीते हो, उसमें बर्फ डालते हो। बर्फ डालने से ऐसा क्या हो जाता है कि वो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज हो जाती है, आप उसको स्वादिष्ट हो जाता है, आप बहुत अच्छे से आनंद के साथ पीते हो। पर वही यदि उसको गर्म करके पी लो तो क्या फर्क पड़ जाता है? यानी हीटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट भी बहुत मैटर करता है। ये सारी सारी सिचुएशंस हमारे सामने होती है, पर हम उसको स्टडी करते हैं, फिर आर्टिफिशियल रूप से हम उसको तैयार करते हैं हमारे लिए घर पर। जैसे रेफ्रिजरेटर हमने बना लिया ठंडा, और एसी लगा दी तो आप ठंडा हो गया तो हमें बहुत अच्छा महसूस होने लग गया। और वही एसी गर्मी सर्दी के दिनों में यदि चला दो तो क्या हो जाएगा? अपनी हालत पतली हो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी नहीं? वो सुटेबल करती है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कब हमें उसका कैसे सदुपयोग करना है, किस टाइम पे हम उसको यूज करना है, हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल रूप से वैज्ञानिकों ने हमारे लिए बहुत शानदार शानदार चीजें तैयार करके दी। द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर किस प्रकार काम करता है। आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि सर इससे क्या लेना देना, ये फिजिक्स का कोई इसमें कोई रोल ही नहीं है। बेटा ये बिल्कुल भी नहीं आप कर सकते। आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा शरीर फिजिक्स के इशारों पे चलता है। फिजिक्स कह रहे हैं कि भैया अब नहीं चलने दूंगा, फिजिक्स सब्जेक्ट आपको मना कर दे, आप उसको नाराज कर दोगे तो बिल्कुल आप जी भी नहीं पाओगे। हर एक सेंस, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और उनसे जो सेंस जाता है
वो सेंस किसके माध्यम से, यानी जो सेंसर है आपके, उन सेंसर को ऑपरेट किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलाते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उस सिग्नल को लेकर जाते हैं ब्रेन को, बताते हैं कि बेटा आपको चोट लगी है, आपको कुछ साउंड सुनाई दे रही है, आपको कुछ स्मेल आ रही है, आप जब खाना खाते हो ये स्वादिष्ट है, ये कड़वा है। कहने का मतलब ये सेंसर काम करते हैं किसके दम पर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मेरे दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिग्नल, आपने DI पढ़ा भी होगा। आंख जो है, आंख यदि इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं हो तो आपको कोई बता ही नहीं पाएगा। जैसे मेरा चेहरा आपको दिखाई नहीं देगा यदि आंख के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये आपको मेरा फेस का जो ऑप्टिकल इमेज बनी है आंख के अंदर, उस इमेज का सिग्नल आपके ब्रेन के पास नहीं पहुंचा पाएगा, तो आप देख ही नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब अपनी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो सिग्नल्स जो फ्लो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, और उनकी स्टडी भी किसके अंदर आती है, फिजिक्स के अंदर आती है। बाकी आई की जो स्ट्रक्चर है वो फिजिक्स के अंदर आती है। ब्लड का जो फ्लो है, हार्ट अटैक जैसी गंभीर घटनाएं घटित होती है, वो हम सारी की सारी स्टडी फिजिक्स के अंदर करते हैं। तो ये सारे के सारे स्टडी हमारे फिजिक्स के अंदर आती है। द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड न्यूक्लियस, बेटा आप सभी जानते हो, सुबह उठते पापा इतना जल्दी क्यों जगा रहे हो? कौन जगाता? पापा जगाते हैं क्या? नहीं, पापा को किसने जगाया? उस सन से आ रही रेज ने जगाया, सूर्य की किरणों ने जगाया कि उठो जवानों, ये देश की मां भारती पुकारती है, और इस देश के उत्थान के लिए, आप उत्तरोत्तर प्रगति करने के लिए आप उठो, जागो और मेहनत करो। मेहनत करके आप नए नए आविष्कार करो, अध्ययन करो, और उसको जितना ज्ञान दूसरों को फैला सकते हैं फैलाओ, ये हमारी जिम्मेदारी। तो उसके लिए आपको सूर्य से आने वाली वो पहली किरण जगाती है, पहली किरण आपको सुबह उठा देती है। वो किरण क्या है? वही एनर्जी तो है दोस्तों। सूर्य से वो एनर्जी आई आपके पास और आपको जगाने लग गई, और शाम होते ही वो एनर्जी कहती है बेटा सो जाओ, रिलैक्स, क्योंकि आपके मसल्स ने बहुत कार्य कर लिया, अब आप थक चुके हो, हार चुके हो, इसको रिलैक्स की आवश्यकता है, अब रेस्ट कीजिएगा, सुबह फिर आपको मैं जगाने आ जाऊंगी। वो अपनी ड्यूटी निभाने आ जाती है। तो दोस्तों ये सारा का सारा जो अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, आपकी फेवरेट, आपको चाहने वाली, आपका एक ऐसा विषय फिजिक्स। इस फिजिक्स के अंदर ऐसे हम बहुत अनगिनत घटनाएं पढ़ेंगे, जो आप जब पढ़ोगे तो आपको ये फील होगा कि सच में हम जी रहे हैं फिजिक्स को, तो जी रहे हैं। फिजिक्स मजबूरन थोड़ी पढ़नी पड़ती है, फिजिक्स को तो जीना है, इसके साथ अपने को रहना है। इन इवेंट्स तो घटित होती है, बस घटित होती है, आपको पहले मालूम नहीं था, ये पढ़ने के बाद में ये मालूम हो जाएगा रियल में। ये तो सारी की सारी घटनाएं हमारे सामने घटित होती हैं, बस उसके बारे में हमको नॉलेज हो जाता है फिजिक्स पढ़ने के बाद। फिजिक्स कुछ भी नहीं है, हर अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी फिजिक्स आनी चाहिए। तो आप मेरे साथ जुड़े हो, तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको एक ऐसा साइंटिस्ट का नाम बताने वाला हूं, बहुत ही शानदार जानदार साइंटिस्ट। उनकी तो जितनी कदर की जाए, जितनी रेस्पेक्ट की जाए उतनी कम है दोस्तों। डॉक्टर रिचर्ड फेमन। रिचर्ड फेमन ने बताया कि फिजिक्स को किस तरह से पढ़ना है। ये सारे के सारे दिमाग की उपज वाले आते थे, इनके दिमाग में उपज आती थी कि किस तरह से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ाएं, इन इवेंट्स को, फिजिकल इवेंट्स को कैसे पढ़ा जाए। तो बेटा उनको इतनी सरलीकृत रूप में उन्होंने बताया, आप खुद यदि जानोगे तो समझ जाओगे वास्तव में कितनी शानदार बात उन्होंने बताई। रिचर्ड फेमन सर ने बताया कि आप एक चेस गेम खेलने वाले जो दो खिलाड़ी बैठे हैं, वो चेस गेम खेल रहे हैं, आप जस्ट उनके पास में बैठ जाओ, बैठ गए, वो आप ये अपने आप में ये समझ लो कि आप ऑब्जर्वर हो, वो दोनों प्लेयर हैं। वो दोनों प्लेयर जब गेम खेलते 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 एक समय ऐसा आता है कि जो ऑब्जर्वर है, यानी उनको देखने वाला है, वो भी उस चेस के जो नियम है, रूल्स और रेगुलेशन है, उनको सीख जाता है। बात सही है या गलत है? आप पास में देखा होगा, अपने घर पे कोई भी ताश पत्ती खेलता है, कोई भी गेम खेलता है, आप उसके पास जाके बैठ जाते हो। शुरुआत में आप उस गेम से अनभिज्ञ हो, आपको उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, पर एक समय के पश्चात आपको वो गेम अपना सा लगने लगता है, आपको उसके नियम मालूम पड़ जाते हैं। कोई भी गेम होता है उसके नियम मालूम होता है, तभी तो खिलाड़ी बनता है। सही, बिना नियम के कोई गेम खेलता है तो उसको खिलाड़ी नहीं बोलते। तो आपको उस गेम के नियम आ जाते हैं, नियम आ जाते हैं तो इसका मतलब आप भी एक खिलाड़ी बन सकते हो, आप उस गेम को खेल सकते हो। अब रही बात ये सबसे महत्वपूर्ण बात, देखो बेटा डीप में एक समझने की कोशिश करो, बहुत डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है।
आप उस गेम को देखते हो, देखते 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 एकलव्य की तरह आप भी उस गेम के खिलाड़ी बन जाते हो। क्या ये बात सत्य है कि आप सच में खिलाड़ी बन गए हो? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिन दो खिलाड़ियों को आपने खेलते देखा है, क्या वो खिलाड़ी है? क्या उन्होंने उस नियम का पालन किया है? क्या उनको उस चेस गेम के बारे में नॉलेज है? क्या वो ऐसे ही खेल रहे? यदि उन्होंने किसी गलत नियम का पालन कर लिया तो आपने भी इस नियम को, गलत नियम को सीख लिया। मित्रों, यहां जाके गड़बड़ होती है। हमारी इस फिजिक्स के साथ भी यही है। हम हमारे आंखों के सामने जितनी भी घटनाएं घटित होती है उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, मित्रों। तो हम किसी को देखकर, उन घटनाओं को ऑब्जर्व करके वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए, डिफरेंट आविष्कार किए और उसके बारे में अपनी अपनी थ्योरीज दी, मॉडल बनाए, एक्सपेरिमेंट्स किए। अब वो जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जो अपनी थॉट प्रोसेस के आधार पे किए, अपनी थॉट के आधार पे किए, अपने नॉलेज के, प्रायर नॉलेज के आधार पर किए, क्या वो नॉलेज सफिशिएंट था? क्या उन्होंने जो लॉज बनाए, उन्होंने थ्योरीज दी, क्या वो एक्चुअल में सत्य है? ये कंफर्म नहीं है। उससे एडवांस वर्जन हो सकता है। अब दो खिलाड़ी, उनके अलावा आप किन्हीं दो अलग दूसरे खिलाड़ियों के पास बैठो और उनको ऑब्जर्व करो। हो सकता है उनका गेम उनसे टोटली डिफरेंट होगा, डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो वहां पर आपको कुछ और नया सीखने को मिलेगा। हो सकता है वो नियम जहां पहले वो गलत खेल रहे हो, अब वाले सही खेल रहे हो सकता है पहले वाले सही खेल रहे हो, अब वाला गलत खेल रहा हो सकता है। तो वहां पर जब बेसिक डिफरेंस आपको पता चलता है तब आप एक नई थ्योरी की उपज होती है। इसी प्रकार मित्रों, यही फिजिक्स इस प्रकार ही चलती है, साइंस भी ऐसे ही चलती है। आप ऑब्जर्व करते हो, घटनाओं को ऑब्जर्व करते हो, अपने थॉट के आधार पर उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करते हो, नए नए आविष्कार करते हो। वो आविष्कार फेल हो जाते हैं, फिर नए आविष्कार हो जाते हैं उनसे एडवांस वाले, यानी उनसे सीखकर उससे और एडवांस वाले। आपको ताजुब होगा कि जिस लाइट को, जिस प्रकाश को हम देखते हैं, हमारे पूर्वज जिनको मालूम नहीं है इसको लाइट भी कहते हैं, उन्होंने भी तो देखा होगा, उन्होंने भी तो इन सारी घटनाओं को देखा होगा। क्या पहले बिजली नहीं कड़कती थी? पहले बादल नहीं होते थे? पहले बारिश नहीं होती थी? क्या आपको अब सैटेलाइट भेजने के बाद मालूम पड़ा है कि इसे बादल कहते हैं, इसे बारिश होती है? ये पहले नहीं होती थी। क्या मनुष्य ने इनको पढ़ा उसके बाद ये घटनाएं घटित होती है? नहीं, ये तो सालों सालों से चली आ रही है। मनुष्य को जब एकदम झुग्गी बस्तियों में रहते थे, हो सकता है बस्ती भी नहीं होती होगी, हम जंगलों में रहते थे, हम मनुष्य का प्रॉपर विकास भी नहीं हुआ था, जब बंदर वाली, मंकी वाली सिचुएशन में थे, तो उस टाइम पर भी ये सारी घटनाएं घटित होती थी। कहने का मतलब है मनुष्य ने घटनाओं को घटित नहीं किया है, मनुष्य ने इनको ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व करके इनका अध्ययन किया है। हो सकता है उस चेस गेम की तरह आपने जो अध्ययन किया है वो सफिशिएंट नहीं है, इसको कोई दूसरा ऑब्जर्व करेगा, इसको दूसरा कोई पढ़ेगा, आप पढ़ोगे तो आप इसको और मॉडिफाई करोगे और इसके अंदर और नए आविष्कार करोगे, वो एडवांस वर्जन हो जाएगा। तो इसका बेटा कभी भी एंड नहीं होता है। इसमें जैसे जैसे आविष्कार होते जाएंगे, नए नए आविष्कार होते जाएंगे, घटनाओं को और हम आसानी से समझ पाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे। और जो एडवांस वर्जन होता है वो सॉफ्टवेयर की तरह होता है, जैसे अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है, उसको जैसे ही हम अपडेट कर लेते हैं वो नया हो जाता है। तो अपनी बॉडी है, हर दिन इसकी स्किन डैमेज होती है, आप सभी जानते हो। एक नई स्किन, जैसे आपको कहीं खरोच हो गया तो थोड़ी दिन बाद में वो क्या हो जाती है, नई स्किन आ जाती है, क्योंकि हर दिन बॉडी में क्या होते हैं, वो पहले वाली डेड हो जाती है, नए वाली आ जाती है। तो कहने का मतलब हर दिन चेंजेस होते हैं। तो साइंस के अंदर भी हर दिन चेंजेस होते हैं, फिजिक्स की इवेंट्स में भी हमेशा उनको नॉलेज, उसको समझने के लिए जो चेंजेस हमेशा होते हैं। इवेंट्स होती है पर उनको समझने का जो अंदाज है वो हमेशा बदलता रहता है, उसमें हमेशा मॉडिफिकेशन चलता रहता है और ये जिंदगी भर ताउम्र चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आपने देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों ने सुपर कंप्यूटर नहीं बनाया। पहले बहुत पुराने जब जनरेशन स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे सुपर कंप्यूटर नहीं था, पर जैसे जैसे नॉलेज अर्जित कर गए, नॉलेज अर्जित करते 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 इतना मॉडिफिकेशन आ गया कि हमने इतने
तरक्की कर ली कि आज हमारे से कोसों दूर बैठे आदमी से हम मिली सेकेंड में बात कर सकते हैं। हूबहू उसका चेहरा हमारे सामने आ सकता है, उससे हम हमारे चेहरे से आई कांटेक्ट से बात कर सकते हैं। इससे ज्यादा मॉडिफिकेशन क्या आएगा दोस्तों। विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सारी की सारी इवेंट्स को हम पढ़ेंगे, बहुत ही मजे के साथ पढ़ेंगे। आप तो बेफिक्र होकर मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको टेंशन फ्री रहना है, टेंशन सिर्फ किसी को नहीं लेना है, मजे से रहना है। अब देखो बेटे, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा आपको संकट में डालने वाली बात कि सर फिजिक्स तो आती है, घटनाएं तो समझ में आती है, न्यूमेरिकल्स नहीं आते, कैलकुलेशन नहीं हो पाती। बेटा फिजिक्स की छोटी बहन है जिसका नाम है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आना बहुत ही जरूरी है। देखो मैंने यहां पर एक लाइन लिखी है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की भाषा है। जो घटनाएं घटित होती है उनको यदि समझाना है तो मैथमेटिक्स के बिना नहीं समझाया जा सकता। आप बहुत अच्छे फिजिसिस्ट बनना चाहते हो तो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी आपको बनना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जैसे आपको इसको दूसरे रूप में समझने की कोशिश करते हैं, आपको मैथमेटिक्स क्यों जरूरी है। बेटा आप ये बताओ, आपसे मैं बात कर पा रहा हूं, कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, ये कम्युनिकेशन कब अच्छी होती है। आपकी व्याकरण अच्छी हो, आपकी शब्दावली अच्छी हो। बहुत भारी भरकम भरकम शब्द मैं आपके सामने पेश कर दूं, वो आपको समझ में नहीं आते हो। सपोज कोई तमिल भाषी बच्चा है, वो ये मेरा लेक्चर देखना चाहे, क्या वो मेरी बात समझ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कन्नड़ वाला बिल्कुल भी नहीं, मराठी वाला बिल्कुल भी नहीं। यानी जो हिंदी भाषा को जानता है वही मेरी बात अच्छे से समझ सकता है, सुन सकता है। अदर भाषी जो है, अदर लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स हैं, उसको ये मेरी बात समझ में नहीं आने वाली। कहने का मतलब है जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के अंदर जो बीच में जो फ्लो होता है, वर्ड्स फ्लो होते हैं, वोकैबुलरी फ्लो होती है, और साथ ही साथ उसके अंदर ग्रामर लगती है। ऑब्जेक्ट कहां लगेगा, इज एम आर कहां लगेगा, हेल्पिंग वर्ब कहां लगेगी, मेन वर्ब कहां लगेगी, आपका सब्जेक्ट कहां लगेगा, ये सारा का सारा सीक्वेंस होगा। अच्छा होगा, अच्छा होगा तो कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होगा, समझने के लिए बहुत ही आसानी होगी। और उसी अंदाज में हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स है फिजिक्स के लिए, कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। तो आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो तो आप बेफिक्र रहिएगा, आप फिजिक्स में महारथी होंगे। और यदि आप थोड़े से वीक भी हो तो डरने की जरूरत नहीं है, साथ साथ में मैथमेटिक्स भी चलती है। इतनी ज्यादा भारी भरकम मैथमेटिक्स भी नहीं चलती है, क्योंकि आप बच्चे हो, ये सभी जानते हैं। तो आपका जो करिकुलम डिसाइड किया गया वो उसी अंदाज में किया गया है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरी नहीं है। चलो बेटे आगे पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, आगाज को अंजाम तक पहुंचाते हैं और इस फिजिक्स को पढ़ते हैं, जोश और जुनून के साथ पढ़ते हैं। आपको मैं ऐसा फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं कि आप गदगद हो जाओगे जोश और जुनून में। इतना समर वेकेशंस में एंजॉय करोगे, इस क्लास को आप कभी नहीं मिस करोगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे, क्योंकि आपको आनंद आने वाला है। इसमें आपको नींद नहीं आने वाली, आप एंजॉय करने वाले हो इस क्लास के अंदर। तो बस इस क्लास का डेली इंतजार करिएगा और इससे जुड़े रहिएगा, बस आपसे गुजारिश मेरी यही है। चलो बेटे देखो शुरुआत करते हैं। फिजिक्स की शुरुआत किस प्रकार की जाए। सबसे पहले एक नाम आता है यूनिट। यूनिट्स इकाई, यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स क्या बताती है। अभी हमने बताया कि फिजिक्स क्या बताती है। फिजिक्स हमारे सामने घटित होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताती है, ऑब्जर्व्ड इवेंट के बारे में बताती है, जो हम सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। आपने देखा होगा जिसमें मिट्टी आ गई है, पानी आ गया है, हवा आ गई है, जितनी भी तमाम आपने इवेंट्स को ऑब्जर्व किया। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है, सिग्नल्स की प्रोसेसिंग होती है, उसके बारे में पढ़ा, ब्लड का फ्लो पढ़ा, हार्ट अटैक की सिचुएशन किस प्रकार, ये बहुत सारी अनगिनत घटनाएं हैं जो आप ऑब्जर्व करते हो। तो इन घटनाओं को ऑब्जर्व करने के लिए एक क्वांटिटी होती है, उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है उसके बारे में हम आगे आएगा, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको मैं एक सिंपल तौर पे बता दूं कि आपकी लंबाई,
हाइट। आप बचपन में, आप जन्म के बाद कितने से थे? इत्तू से थे। अब कितने हो गए? अरे बाबा बहुत बड़े हो गए थे, बहुत बड़े हो गए बेटे, बहुत बड़े हो गए। यानी पहले इतने से थे, धीरे 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 आप क्या हो गए? बढ़ते गए बढ़ते गए। क्या बढ़ता गया आपका? आपकी हाइट बढ़ती गई। ये क्या है दोस्तों? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। आपने घड़ी में देखा कि सर आपने इतनी बजे पढ़ाना शुरू किया था और धीरे 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 घड़ी की सुई आगे की तरफ बढ़ती जाती है, टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, आपको पता ही नहीं चला, आपने लेक्चर पूरा कर लिया। क्या बढ़ रहा है? समय बढ़ रहा है। ये भी क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम भी बढ़ती है, टाइम बढ़ता है, लेंथ बढ़ती है। आप पहले छोटे से थे, आपका वजन था 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। जैसे जैसे बड़े होते गए, मोटे होते गए, तगड़े होते गए, भाई हाथी की तरह होते गए, आपका वजन बढ़ता गया 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो। आप में है कोई 300 किलो का? कहने का मतलब है ये मास, आपका जो वेट जो आप मेजर करते हैं उसमें एक मास फिजिकल क्वांटिटी आती है, वह भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप अभी गर्मी के दिन है या सर्दी के दिन है, गर्मी के दिन में आप बैठे हो और बैठे बैठे बिना पंखा चलाए, बिना एसी चलाए, कूलर चलाए, आपको धीरे धीरे पसीना आने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है। मित्रों ऐसा क्यों हुआ? आपको इतनी परेशानी क्यों हुई? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। टेम्परेचर बढ़ा तो स्वेटिंग होना स्टार्ट हो गया। ये टेम्परेचर क्या है? ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है दोस्तों। आप दिन का समय जैसे जैसे निकला, शाम के समय आपने बल्ब को ऑन किया, लाइट ऑन की, लाइट ऑन की। एक लाइट नॉर्मल बल्ब होता है, एक मरकरी लाइट होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है? आप शादी के अंदर दूल्हे बन के बैठे हो, दुल्हन बन के बैठे हो और आपके ऊपर वो फोटोग्राफर ऐसे लाइट लगाता है, आपको गुस्सा आता है, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भैया, क्या कर रहा है? वो आपके आंखों पर तेज रोशनी करता है। तेज, ये वर्ड मैंने बोला, हाई इंटेंस लाइट डालता है। ये हाई मैंने यानी कंपेयर करके, किससे कंपेयर किया? ये एक इंटेंसिटी की बात करते हैं, तीव्रता की बात करते हैं। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब अनगिनत फिजिकल क्वांटिटीज होगी। एक पेंटर होता है, उसको वॉल पे पेंट करना होता है, उसको सबसे पहले ये पता करना होता है, उसको आप कस्टमर कहता है कि भैया देखो मेरे इस कलर, इस टाइप का पेंट करवाना है, आप ये तो सीधे सीधे ये बता दो आपको कितने रुपए लोगे। आप मेरे को ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, आप तो सीधे सीधे ये बता दो कितने रुपए लोगे। क्या वो आंख बंद करके ऐसे अंगुली लगाकर ऐसे कोई टच करके बता देता है कि हाँ इसके 1000 रुपए लूंगा, या लमसम घाटे में चला जाएगा, या बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या कैलकुलेट कर रहा है, दिमाग में उसके क्या चल रहा होता है उस टाइम पे? वो दीवार जो है, वॉल जो है, उसका एरिया कैलकुलेट कर रहा होता है कि इतना एरिया मैं एक दिन में कितना पूरा कर लूंगा। आपने 9th और ऑब्वियसली 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, एरिया कैलकुलेट करना। आप पानी की टंकी लाते हो, पानी की टंकी घर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लाते हो, घर में कितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप छत के ऊपर टंकी रखते हो। ऐसा तो भी घर में 10 आदमी है और आप टंकी ले आए छोटी सी, एक जना ना लिया बाकी रह गए। तो कहने का मतलब आप वहां पर क्या कैलकुलेट करते हो कि एक आदमी को 20 लीटर पानी की आवश्यकता है, घर में 10 आदमी है, 200 लीटर पानी तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, तो हम 500 लीटर की टंकी रख लेंगे। तो 500 लीटर की टंकी कम से कम 2-3 दिन चलेगी भाई। एक दिन से एक समय थोड़ी काम चलाना अपने को, 3-4 समय का तो अपने पास स्टोरेज होना ही चाहिए। तो इस प्रकार हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो सारे की सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, उनको कंपेयर करना हमारी जरूरत है। वो फिजिकल क्वांटिटीज किस प्रकार कंपेयर की जा सके, यानी आपको एक और एग्जांपल के माध्यम से बताऊं। एक हाथी है और एक चींटी है। कोई कहे हाथी और चींटी में बड़ा कौन है? आपसे मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, बताओ हाथी और चींटी में बड़ा कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अभी। आप ये बताइए दोस्तों, हाथी बड़ी या चींटी बड़ी? हाथी बड़ा या चींटी बड़ी? हाथी बड़ा या चींटी बड़ी? बताओ, जल्दी से बताओ। आपने किस आधार पे कहा हाथी बड़ा? आपने क्या मेजर करके बताया कि हाथी बड़ा? हाथी इसलिए बड़ा, आप बहुत ही बुद्धिमान जीवी है, आपके पास एक स्केल होता है। उस स्केल से आपने हाथी के नीचे पैरों से लेकर आपने ऊपर तक, चोटी तक उसको नाप के देखा। उसकी हाइट चींटी से ज्यादा थी, उसकी लंबाई चींटी से बहुत ज्यादा थी।
उसकी मोटाई, हाथी तो हट्टा कट्टा तगड़ा था, उसकी मोटाई भी चींटी से ज्यादा थी, इसलिए हाथी बड़ा क्योंकि उसका वॉल्यूम बड़ा, चींटी छोटी क्योंकि उसका वॉल्यूम छोटा। थोड़ी सी जगह पर आ जाएगी चींटी बेचारी, कोने के अंदर फंस जाएगी, पर हाथी को कमरे के अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि हाथी बहुत बड़ा, कमरे में नहीं जा सकता। चींटी तो एक कमरे में बहुत सारी आ जाएगी, इसलिए चींटी को थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए, हाथी को बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। कहने का मतलब ये जो साइज का कंपैरिजन करते हैं, यहां पर हम एक स्केल चाहिए, एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जिसके आधार पर हम बता सकते हैं। तो यहां पर हम एक यूनिट को परिभाषित करेंगे। ये यूनिट पूरी दुनिया के अंदर एक चलने वाली है। दोस्तों पहले अलग अलग कंट्रीज अपने अलग अलग यूनिट्स के अंदर बात करती थी। लंबाई को, लेंथ को कोई सेंटीमीटर में नापता था, कोई फुट में नापता था, और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि सबको एक होना बहुत जरूरी है। आप बहुत बड़े वैज्ञानिक बनने वाले हो और आप अमेरिका में चले गए, नासा में चले गए, तो यहाँ की जो एजुकेशन और वहां के एजुकेशन में दिन रात का अंतर हो जाएगा। फिर तो आज आप मेरे से जो पढ़ पा रहे हो, क्या अमेरिका में इससे डिफरेंट पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यही सेम टू सेम प्रोसीजर वहां पर होना है, ये सेम टू सेम इसी तरीके से वो रिपीट करने वाले हैं। कहने का मतलब आज यदि आपने यहां अध्ययन किया तो पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी जाकर आप इस फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करोगे, चेष्टा करोगे, तो आपको यही शब्द हूबहू मिलने वाले हैं। वहां पर भी फिजिकल क्वांटिटी ही बोला जाता है, वहां पर भी यूनिट ही बोला जाता है, वहां पर भी फिजिक्स ही बोली जाती है। कहने का मतलब है, हो सकता है लैंग्वेज का थोड़ा अंतर हो सकता है। जर्मनी वाले जर्मन में बात करेंगे, फ्रांस वाले फ्रेंच में बात करेंगे, यूएस वाले यूएस इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लैंड वाले ब्रिटिश इंग्लिश में बात करेंगे। अंतर बस इतना है कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, वो लोग अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, पर जो कंटेंट है दोस्तों, जो कंटेंट है वह सेम रहेगा। इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी जो है इनको यूनिफाइड करना बहुत जरूरी था। तो इसलिए इनके लिए एक यूनिट का डिसीजन हुआ कि हम पूरे के पूरे नापतोल को जो है, यानी मास को पहले पाउंड में भी नापा जाता था, किलोग्राम में भी नापा जाता था, ग्राम में भी नापा जाता था। फिर एक संस्था आई, एक संस्था बनाई, उस संस्था का नाम था दोस्तों, उस संस्था का नाम है कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पॉइंट्स एट मेजर्स, यानी शॉर्ट फॉर्म बोले तो CGPM। CGPM क्या करती है दोस्तों? यदि आपको लेंथ के मेजरमेंट में यानी यूनिट में, जिसे हम मीटर से नापते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो वो एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करती है, वहां पर पेपर पब्लिश करती है, और उसके आधार पर जो कुछ भी चेंजेस होगा उस पेपर के आधार पर हम चेंजेस कर सकते हैं। यानी मास जो है 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम पूरी दुनिया के अंदर आप केले लेके आओगे 1 किलो मिलेंगे। हाँ, कुछ जगह दर्जन में देते हैं, पर वास्तव में वहां पर नापतोल करोगे तो 1 किलो के आधार पर, उस तरीके से उनका बेचने का तरीका अलग है, बाकी नापतोल किलोग्राम में चलता है। चावल 1 किलो यहां पर भी चलेगा, साउथ में वही चलेगा, अमेरिका में वही चलेगा, यानी हर जगह आपको किलोग्राम मिलेगा। मास को किलोग्राम में नापते हैं, लेंथ को मीटर में नापते हैं। कहीं भी चले जाओ दुनिया के अंदर लेंथ मीटर में ही नापी जाएगी। टाइम सेकंड में नापा जाएगा। अब आप यहां से चाइना चल जाओ, बोले वो वहां से टाइम की बात करें तो वो सेकंड थोड़ी बोलेगा, हो सकता है ऐसे कुछ बोल देगा। कहने का मतलब वो सेकंड ही बोल रहा है, बस उसकी लैंग्वेज अलग है। सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है वो एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के तहत नापी जाती है। हालांकि पहले अलग थे, CGS, FPS, MKS, उनको सबको इसने CGPM ने क्या कर दिया, समेकित कर दिया, यूनिफाइड कर दिया। उसके बाद पूरी दुनिया उस एक सिंगल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करती है। अब हम जब भी कोई मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करेंगे, आप विशेषकर मेरे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान रखना, उस SI सिस्टम को ही फॉलो करना है। आगे मैं आपको धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा। चलो बेटे, आपको बस ये लास्ट 2 मिनट और लेता हूं। आप ये बताइए कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, वो कितने प्रकार की होती है? वो मित्रों 2 प्रकार की होती है। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। बस आपको मैं बता देता हूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बेटे मैं बात करूं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 तरीके की होती है। 7 तरीके की कौन कौन सी होती है? एक तो होती है टाइम,
दूसरी होती है लेंथ, तीसरी होती है मास, चौथी होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, करंट, और 6 नंबर पे टेम्परेचर, और नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे किस तरह से ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में कन्वर्ट होती है, यानी इनसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाएंगे। जैसे लेंथ और टाइम से हम वेलोसिटी बना लेंगे, स्पीड बना लेंगे। मोटरसाइकिल चलाते हो आप तो उसकी स्पीड आती है, या आप साइकिल चलाते हो तो उसकी स्पीड, या गाड़ी चलाते हो तो उसकी स्पीड, एक्सीलरेशन जो करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, तो एक्सीलरेट करने से उसकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, घटती है। अचानक ब्रेक लगाते हो तो इसकी स्पीड डी एक्सीलरेट हो जाती है, यानी घट जाती है। तो ये सारा का सारा खेल हम तामझाम पढ़ेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।